हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चांदनी वर्मा और मैं आप सभी का सिविल माइंड्स एकेडमी डीडीयू नगर रायपुर में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन मतलब ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम लेकर आई हूँ। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, ग्रहों से संबंधित मतलब ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने कुछ नियम दिए हैं। कैसे? जो ग्रह हैं वो सन के चारों तरफ कैसे चक्कर लगा रहे हैं, है ना, ये उनकी गति है, ग्रहों की गति हो रही है, तो उससे संबंधित उन्होंने कुछ नियम दिए हैं। देखिए, जब भी कोई साइंटिस्ट अपना कोई नियम देता है तो नियम वो ऐसे ही नहीं बना देते हैं। उनका कुछ ऑब्जर्वेशन होता है जो वो ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कंटिन्यूसली हो रही हैं, या कुछ वो डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें उनकी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें केपलर ने काफ़ी सारे ग्रहों की गति से रिलेटेड कुछ चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने फिर अपने नियम दिए कि ऐसा ऐसा होता है, इस वजह से ग्रह इस तरीके से मोशन करते हैं। तो उसी को आज हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन अगर हम केपलर का देखेंगे तो वो ये था कि ग्रह अगर मैं बनाऊं, ये अगर सन है, ठीक है, सन और एक प्लैनेट, उन्होंने ये देखा कि सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर जगह अलग अलग है। मतलब किसी भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ये इनका पहला ऑब्जर्वेशन था। तो इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, इसके हिसाब से उन्होंने अपना एक फर्स्ट लॉ दिया। वो लॉ क्या था? पहला लॉ क्या कहता है कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट है वो सर्कुलर मोशन में चक्कर नहीं लगाते, वो एलिप्टिकल, ठीक है, इस तरीके से चक्कर लगाते। अगर आप इसे हल्का सा, अगर ये सर्कल इसे माने तो आप इसे ऊपर से नीचे से हल्का सा पुश कर दीजिए, किस तरीके से ये बन जाएगा, एलिप्स बन जाएगा एक, इस तरीके से। मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही चपटा कर रही हूँ। इस तरीके से ये इस तरीके से चक्कर लगाते हैं। आप खुद देखिए कि अगर यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस देखें, मान लीजिए कोई प्लैनेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखेंगे ये, और यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो ये अगर मैं बोलूँ R1 और ये मैं अगर बोलूँ R2, है ना, आपको दिख रहा होगा कि R2 छोटा है, R1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये एलिप्स है। तो ये फर्स्ट लॉ था किसका? केपलर का। अगर इसका हम डेफिनेशन, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये है सन और ये है दीर्घवृत्ताकार, जहाँ पे ये जो प्लैनेट है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो आपका जो एलिप्स होता है दीर्घवृत्ताकार, ये इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। देखिए, जैसे एक सर्कल में जिस तरीके से एक सर्कल में सेंटर होता है, वैसे ही एक एलिप्स में दीर्घवृत्ताकार में इसमें क्या होता है, फोकस होता है। आप देखेंगे इसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पे रहता है और एक फोकस यहाँ पे रहता है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। जो ग्रह है वो सन के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएंगे और सन किसी एक फोकस पे होगा। मतलब एलिप्स के क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पे होगा, एक फोकस यहाँ पे होगा। ये दोनों फोकस को मिलाने वाला जो लाइन है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, ठीक। और ये ऊपर से नीचे, यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये वाला लाइन, तो इसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस, है ना। ये होता है दीर्घ अक्ष और ये होता है लघु अक्ष, और ये इसके दो फोकस होते हैं, ठीक। तो सन हमेशा किसी एक फोकस पे होगा। मतलब मान लीजिए फोकस, इस फोकस पे सन है, प्लैनेट इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे होगा, मतलब किसी एक फोकस पे होना चाहिए उसको। तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि अब आप इसका डिस्टेंस देखेंगे, ग्रह से सन का डिस्टेंस देखेंगे आप प्लैनेट का, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ये देखिए, यही रीज़न है कि जो डिस्टेंस है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं करते हैं, ये दीर्घवृत्ताकार पथ पे मोशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाना चाहूँगी जो आगे हमको काम आएगा। देखिए, ये जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस और ये फोकस फर्स्ट और ये फोकस कितना हो गया 2, F1 F2,
यहाँ से मैंने बीच से एक लाइन ड्रॉ करा और ये क्या है, ये है आपका माइनर एक्सिस। ध्यान देंगे ये जो सेंटर है ये और यहाँ तक के डिस्टेंस को बोला जाता है ए से डिनोट करते हैं, वैसे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम होता है जिसे कहते हैं ए। तो ये जो मेजर एक्सिस है उसको डिनोट किया जाता है 2a से, 2a से। तो ए को क्या बोलेंगे, ए को बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस, हाफ, मेजर एक्सिस का हाफ, सेमी मेजर एक्सिस। तो ध्यान रखना है सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, ए। ये थर्ड लॉ में हमको काम आएगा, तो इसको आपको अभी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फिर से एक बार, कि जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। अब हम समझते हैं सेकंड लॉ। अगेन सेकंड लॉ देने से पहले उन्होंने फिर से कुछ ऑब्जर्वेशन किया, कुछ ऑब्जर्व किया चीज़ें। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, ध्यान देंगे। उनका सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं उनकी स्पीड भी सेम नहीं है, अलग अलग जगह पे स्पीड भी उनकी अलग अलग है। मतलब यहाँ पे है तो इसकी स्पीड अलग है, यहाँ पे है तो स्पीड अलग है, यहाँ पे है तो स्पीड उनकी अलग है। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। तो इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से फिर उन्होंने अपना सेकंड लॉ दिया। क्या है वो सेकंड लॉ, देखिए थोड़ा सा समझना है इसको। क्या लिखा हुआ है, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन। देखिए ये है प्लैनेट, इसको अभी भूल जाइए जो पहले से बना हुआ है। ये है प्लैनेट और ये है सन। इमेजिनरी लाइन, एक ऐसे इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये जो सन और प्लैनेट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या लिखा हुआ है आगे, स्वीप्स इक्वल एरिया ऑफ स्पेस ड्यूरिंग इक्वल टाइम इंटरवल। क्या मतलब है इसका, देखिए अगर यहाँ से प्लैनेट चलना चालू कर रहा है, यहाँ से ये चला और इतना डिस्टेंस उन्होंने, इतना डिस्टेंस प्लैनेट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, फॉर सपोज टी टाइम में, टी समय में इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ठीक। अब जब अर्थ या प्लैनेट यहाँ से यहाँ आ गया तो अब सन से मिलाने वाली इमेजिनरी रेखा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक। इसको इस तरीके से समझिए कि किसी पत्थर को रस्सी से बांधिए, जमीन में रखिए और उसको गोल गोल घुमाइए किसी धूल वाले एरिया पे, तो देखेंगे कुछ एरिया क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, अलग दिखेगा। कहाँ से कहाँ तक का एरिया, ये पूरा रस्सी जो बंधा हुआ है वहाँ तक का एरिया। तो ये जो बोल रहा है कि टी समय में ये जितना एरिया ट्रेवल किया है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि टी समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सिर्फ यहाँ की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम देखें ये पूरा एरिया, क्या लिखा हुआ है, स्वीप्स द इक्वल एरिया, ठीक है, समान क्षेत्रफल। ये देखो ये इतना एरिया ट्रेवल किया है कितने समय में, टी समय में। इतना समझ में आया। अब रूल क्या है कि अगर टी समय में ये इतना एरिया ट्रेवल किए हैं तो आगे भी उतने ही समय में सेम क्षेत्रफल वो ट्रेवल करेंगे। मान लीजिए कहीं और है, अब सन यहाँ पे है, अब प्लैनेट यहाँ पे है, यहाँ पे सन भी यहीं पे ही है। अब प्लैनेट और सन को मिलाने वाली रेखा ये है जो दिख रहा है, छोटा है। अब यहाँ से ये चलना चालू करेंगे, ये यहाँ से चलना चालू किए। मान लीजिए फॉर सपोज कि इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होता, उनकी स्पीड उतनी ही रहती, प्लैनेट की स्पीड उतनी ही रहती, तो सिर्फ इतना ही एरिया चलता और यहाँ तक सन और अर्थ को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाती, ये। तो सिर्फ एरिया जो उसने ट्रेवल किया है वो मात्र कितना रह जाता, इतना, टी ही सेकेंड में। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये रूल नहीं है। रूल क्या है कि सेम समय अंतराल में, समान समय में, समान टाइम में इक्वल क्षेत्रफल, मतलब समान क्षेत्रफल उनको ट्रेवल करना है। तो अब यहाँ पे सन यहीं पे है तो इमेजिनरी रेखा जो है वो छोटी है ना, तो यहाँ पे प्लैनेट को इस रूल को फॉलो करने के लिए कि भाई टी सेकेंड में या टी समय में मेरे को उतना ही एरिया चलना है, उतना ही एरिया मेरे को ट्रेवल करना है। ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसको तो नहीं बढ़ा सकते, ये वाले डिस्टेंस को तो नहीं बढ़ा सकते, तो क्या करेंगे, इस वाले डिस्टेंस को बढ़ाएंगे। इस वजह से यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, उनकी बढ़ जाती है। अब स्पीड बढ़ गई मतलब उन्होंने ज़्यादा एरिया ट्रेवल कर लिया, प्लैनेट यहाँ पे आ गया। अब इमेजिनरी लाइन क्या हो गया, ये, ठीक है। अब देखिए एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, शेप अलग दिख रहा है लेकिन अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, बराबर है, ठीक। तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी ग्रह के कक्षीय तल किसको बोलते हैं, जहाँ पे ग्रह चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जिस पाथ में वो चक्कर लगा रहा है, कक्षीय तल में
ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। और इसी रूल को फॉलो करने के लिए ग्रह का जो स्पीड होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जब सन से दूर होता है तो सीधी सी बात है इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो रेखा मिला रही है उनको ये बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इनकी स्पीड कम होती है। ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे और इतना ज़्यादा एरिया हो जाएगा, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, कम। जब पास में आएगा प्लैनेट सन के तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, इनकी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ताकि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे और एरिया को क्या कर पाए, वो इक्वल कर पाए। ठीक है, तो ये रीज़न है कि किसी भी प्लैनेट का जो स्पीड होता है वो अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं थर्ड लॉ। देखिए थर्ड लॉ में उन्होंने क्या बोला कि सन से जो अलग अलग ग्रह हैं उनके दूरी के बारे में उन्होंने यहाँ पे लॉ दिए हैं। ठीक है, उनके दूरी के बारे में किस मतलब ये देखिए इस तरीके से अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये जो ग्रह है सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, उसका समय अलग है, मतलब एक चक्कर लगाने में इसको कम समय लगता है, इसको एक चक्कर लगाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसको और ज़्यादा समय लगेगा, इसको और ज़्यादा समय लगेगा। ठीक, तो ये एक रेशियो में है, ऐसे कुछ भी नहीं है। वो क्या है वो देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय अर्थात ग्रह तथा सूर्य के परितः परिक्रम काल, इसको बोलते हैं टी, आवर्त काल टी, ये इसका वर्ग, इसका जो स्क्वायर होता है वो समानुपाती होता है किसके, ए के क्यूब के। और अभी मैं आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड में ए बताई हूँ क्या है। यहाँ पे समझाने के लिए या किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है कि आवर्त काल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके, सन और ग्रह के बीच की दूरी के, जिसको हम हमेशा आर से दिखाते हैं। तो आपको कहीं पे आर भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में आर नहीं होता, क्योंकि भाई वो एलिप्स में तो आर जैसा कुछ है ही नहीं, रेडियस जैसा कुछ है ही नहीं। एलिप्स में क्या होता है, ए होता है। जैसे हम क्या, जैसे कि ये है ना, ये एक फोकस पे मैं बना देती हूँ सन, ये एक फोकस में सन बना दिए, ये माइनर एक्सिस है और यहाँ पे कोई प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, यहाँ पे हम प्लैनेट बना देते हैं। तो ये जो ए है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ए, सेमी मेजर एक्सिस, इस डिस्टेंस की बात हो रही है, इस डिस्टेंस की। अब दूसरा ग्रह लेंगे तो सीधी सी बात है ये ऐसे करके बढ़ेगा तो इनका सेमी मेजर एक्सिस बढ़ जाएगा। थर्ड की बात करेंगे तो इनका भी सेमी मेजर एक्सिस बढ़ जाएगा। तो ए के, आर के नहीं होता, ये ए क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो जो इनका आवर्त काल है वो ए के क्यूब के समानुपाती होता है, मतलब ए अगर बढ़ता जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो उनका आवर्त काल मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो समय लग रहा है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला ग्रह होता है उसमें ए क्या होता है, कम होता है, तो कम समय लगेगा। सेकंड वाला देखिए ए अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका मेन एक्सिस मेजर एक्सिस ही बढ़ जाएगा, तो इनको ज़्यादा समय लगेगा, फिर इनको और समय लगेगा। तो इस तरीके से इनका समय जो है वो डिसाइड होता है। तो केपलर ने इस तरीके से ग्रहों की गति से रिलेटेड 3 नियम दिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप सिविल माइंड्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।